हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की। और फिलहाल यहाँ पे तैयारी चल रही है डीएड-बीटीसी के नेक्स्ट लेवल, यानी कि हम बात कर रहे हैं सीटेट की और उसी के साथ में अदर स्टेट टीटीज की, विच इज़ क्रूशियल फॉर एग्जाम। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करेंगे आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया कि भाई निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा एक समूह है जो समुद्र तट के अरब सागर पर है। समझिएगा इस मीनिंग को, ये क्या कहना चाहता है कि समुद्र तट यानी समुद्र से लगा हुआ तट, ठीक है, जिससे समुद्र के किनारे से लगा हुआ कौन सा है जो कि अरब सागर पर स्थित है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कर्नाटक केरल गुजरात, आंध्र प्रदेश तेलंगाना ओडिशा, केरल कर्नाटक पश्चिम बंगाल। यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे जितने भी दिए गए राज्य दिए गए हैं इसके समूहों में से अगर मैं बात करूँ सही आंसर्स की, तो यहाँ पे जो देखिए कर्नाटक, केरल और गुजरात है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भी महाराष्ट्र है, यहाँ पे गोवा हो गया, ये सब जो है वो अरब सागर के तट पे स्थित है। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी पे ये सब क्या है, स्थित है। यानी कि यहाँ पे जो आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है, उसके बाद आपका उड़ीसा है और यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, ये सब जो है, तमिलनाडु जो दिया गया है, ये सब कहाँ पे स्थित है, ये सब आपके जो है वो बंगाल की खाड़ी पे स्थित है। यानी कि अरब सागर तो आपका इस साइड आता है और बंगाल की खाड़ी इस साइड। तो अभी जो बताया मैंने, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब तो आपके आ जाते हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ, है ना। और हमें पूछा कि अरब सागर के साइड कौन सा आता है, तो कर्नाटक, केरल और गुजरात जो है वो इस साइड आ जाएंगे, यानी कि आपके अरब सागर के तट की साइड ये सारे आ जाएंगे। तो आपका जो बी वाला समूह, यहाँ पे बी वाला जो उत्तर है यहाँ पे ये करेक्ट है, यानी कर्नाटक, केरल और गुजरात जो है वो अरब सागर, समुद्र तट के अरब सागर पर स्थित है। और बात करते हैं यहाँ पे जो एक राज्य लिखा है यहाँ पे तेलंगाना ना, ये तेलंगाना जो है ये किसी भी तटवर्ती राज्य नहीं है, क्योंकि तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे है तेलंगाना, बीचों बीच यहाँ पे स्थित है, ना कि वो किसी अरब सागर या फिर बंगाल की खाड़ी के तट से लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपका उत्तर जो है वो 20 सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे आप एक्स स्थिति पे हैं, यहाँ पे वही है मानने वाला क्वेश्चन है एक, और आपका जो विद्यालय है वो वाई स्थिति पे है। तो आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप सबसे पहले ए पे जाते हैं, किसी पॉइंट ए पे जाएंगे जो कि एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर्स की दूरी पे है। फिर आप बी पे जाते हैं जो कि ए के ठीक पश्चिम में 40 किलोमीटर की दूरी पे है, 40 मीटर की दूरी पे है। फिर आप पॉइंट सी पे जाते हैं जो कि बी के ठीक उत्तर में। इसको हमें एक एक करके करना है, तो इसे पढ़ते पढ़ते ही साथ साथ करते चलेंगे, ठीक है। अगर कोई बिंदु हम x लेते हैं और हमें आपका विद्यालय यानी कि हमारा विद्यालय जो है वो y पे स्थित है, तो हम कैसे जाएंगे, ठीक है, हमको जाना है y पे, ठीक है, ये तो x हो गया, हमें जाना है y, हम हैं यहाँ पे x, ठीक है। अब जब हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, तो यहाँ पे क्या लिखता है कि भाई आप सबसे पहले a पॉइंट पे जाते हैं जो कि x के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पे है। ये हो गया आपका x। यहाँ से जब जाएंगे तो ये 30 मीटर ऊपर यहाँ पे हो गया, हम पॉइंट ए पे पहुँच चुके हैं यहाँ पे, है ना। अब यहाँ से ये क्या कहता है कि फिर आप बी पे जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पे है। अब ए के पश्चिम किस साइड होता है, पश्चिम इसी साइड है। अब ये 40 मीटर जाते हैं हम और पॉइंट बी पे यहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। आगे कहता है फिर आप सी पे जाते हैं जो कि बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर पे है, यानी कि बी से फिर हमको उत्तर दिशा में 30 मीटर ऊपर जाना है और हम पॉइंट सी पे पहुंच जाते हैं। और फिर अंत में यहाँ पे आप वाई पे अपने विद्यालय पहुँचते जो कि सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी, यानी कि 40 मीटर की दूरी यहाँ पे वाई स्थित हम पहुँच जाते हैं अपने विद्यालय पे। तो विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा पूछी है कि क्या होगी। तो यहाँ पे जो आपका एग्जैक्टली बन रहा है x to y, ये बनेगा कुछ ऐसे। यहाँ पे आपका हो जाएगा y, x से हमने स्टार्ट की अपनी जर्नी 30 मीटर्स पॉइंट ए पे, देन वी केम टू द पॉइंट बी 30 मीटर्स चलने के बाद। उसके बाद हम सी पॉइंट पे पहुंचते हैं 30 मीटर्स चलने के बाद, और फिर पॉइंट वाई पे जहाँ पे हमारा विद्यालय है 40 मीटर की कदम चलने के बाद जो है वो हम दूरी चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि विद्यालय के सापेक्ष जो आपका घर है उसकी सही दिशा पूछी गई है। तो विद्यालय कहाँ है, y यहाँ पर है विद्यालय, और उसके सापेक्ष में x यहाँ पे हमारा घर है। तो पूछा कि भाई सही दिशा क्या होगी, तो इसकी सही दिशा जो है वो दक्षिण पूर्व होगी। देखिए कैसे, हम जब यहीं से अगर मैपिंग कर देते हैं तो ये क्या है, ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, ये है दक्षिण दिशा और ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा, और x कहाँ पर, यहीं पे है ना। तो दक्षिण और पूर्व ये इसी दिशा में है, इसीलिए हो जाएगा दक्षिण पूर्व दिशा में। आपका जो उत्तर ए है यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे तो कोई लड़का है मड़गांव से 30 जून को 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। तो भाई रेलगाड़ी जो है वो 9:45 पे मड़गांव से चलती है और अगले दिन जो है वो 7:15 पे जो है वो नागरकोइल पहुंचती है। और इस समय के अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी है 1140 किलोमीटर है। तो रेलगाड़ी का जो औसत चाल है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे रेलगाड़ी की औसत चाल निकालने के लिए हम करेंगे रेलगाड़ी की औसत चाल इक्वल्स टू क्या होगा, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे रेलगाड़ी द्वारा जो भी लगा हुआ कुल टाइम जो है वो समय है वो। तो यहाँ पे जब इक्वल्स टू कर लेंगे तो देखिए रेलगाड़ी का जो कुल समय लगा हुआ है वो 21.30 घंटा यानी कि 21.5 घंटा हो जाएगा। इक्वल्स टू हो जाएगा 43/2 घंटा। इसकी कुल दूरी कितनी दी गई है भाई, 1140 किलोमीटर दूरी है। तो औसत चाल जब इसकी निकालेंगे तो जो 1140/43/2 है ना। अब इसको जब आप कट करेंगे तो आपको हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 53 किलोमीटर्स पर आवर। आपको 53 किलोमीटर्स पर आवर मिल जाएगा जब इसको आप कट पीट कर लेंगे। यानी कि देखो 1140 × 2 हो जाएगा अपॉन 43। जब इसको आप कट कर देंगे तो मिल जाएगा 2 से इसको कट कर लीजिए, फिर इसको भी कट कर लीजिए। यहाँ पे आपको हो जाएगा 53 पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा 0.23 करके, ठीक है। अब यहाँ पे वो नहीं दिया गया है पूरे आंसर में, तो यहाँ पे आपका जो 53 किलोमीटर पर आवर है ये आपका सही हो जाएगा उत्तर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे देश में एक जंगल में उस जंगल के लोग जो है वो आदिवासी यानी कि उनका खेती के लिए जो जमीन है वो ग्राम सभा यानी कि पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यानी कि यूनिट अथवा इकाई हम जिसे कह सकते हैं, जिसे टीन कहते हैं, इसमें आवंटित की जाती है। तो ये टीन जो है वो क्या है, तो ये भूमि का मात्रक है जिसकी जो है वो विकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। ये भूमि जिसकी विषम जो विमाएँ है वो 100 मीटर इंटू 100 मीटर है। ये भूमि जिस पर कोई किसान जो है वो 1 टिन बीज बोता है, या फिर ये भूमि जिससे कोई किसान जो 1 टिन जो बीज है वो उत्पन्न करता है। तो देखिए यहाँ पे पहले ही बता तो दिया गया कि भाई ये क्या है, मात्रक है, यूनिट है या फिर इकाई है। लेकिन देख लेते हैं इसका जो सही उत्तर है वो क्या है। तो देखो पंचायत के द्वारा जो जंगल के लोग हैं उनको खेती के लिए जो जमीन एक विशेष मात्रक यूनिट जिसकी हम यहाँ पे बात करें उसको हम क्या कहते हैं, टिन कहते हैं। तो ये जो है इनको वो एक आवंटित किया जाता है, एक टिन। तो ये क्या है, यहाँ पे टिन से तात्पर्य कि वो भूमि जिस पे कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। तो टिन जो है वो क्षेत्रफल बताता है, एरिया बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई नीचे दिए गए शहरों में से भाई कौन सा एक है जिसमें रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है वो कहाँ पाए जाते हैं। थिम्पू जो भूटान की आपकी राजधानी है, काबुल, देन अबू धाबी, देन बर्लिन। देखिए सब राजधानी ही दी गई है वैसे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है ना, जब देखिए संयुक्त अरब एमिरेट्स की राजधानी अबू धाबी है और अबू धाबी में ही जो है वो रेत के पहाड़ मिलते हैं और अबू धाबी में इनको क्या कहते हैं, रेत के टीले कहते हैं। यहीं पे ये जो है वो पाए जाते हैं। बर्लिन जो है, बर्लिन आपको पता है, हम सबको पता है कि ये जो है वो जर्मनी की राजधानी है। बर्लिन जो है यूरोप की राजनीतिक, सांस्कृतिक और विज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। और बात करें यहीं पे हम थिम्पू की, तो थिम्पू जो है वो भूटान का सबसे बड़ा शहर और देश की राजधानी भी है। काबुल की अगर हम बात करें तो देखिए काबुल जो है वो अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है और राजधानी भी है और ये अफगानिस्तान का जो आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। तो यहाँ पे आपको पूछा कि भाई सही उत्तर इसमें से क्या है। तो जिन्हें भाई रेत के टीले कहते हैं, ऐसा जो शहर है जिसमें रेत के पहाड़ मिलते हैं जिन्हें हम रेत के टीले कहते हैं, तो ये है अबू धाबी। और अबू धाबी को ये क्या है, अबू धाबी जो है वो राजधानी है किसकी, संयुक्त अरब एमिरेट्स की, ठीक है। UAE शॉर्ट फॉर्म में से बुलाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। सभी पुराने कुओं को देखकर जो अब सूख गए हमारे बड़े ये कहते हैं कि भाई अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था परंतु अब ये पूरी तरीके से सूख चुके हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा है भाई जो कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को हमको जो है वो चुनना है। तो यहाँ पे कुछ कारण दिए हैं जिसमें से हमें बताना है कि भाई कौन से इसमें से हैं। इसमें से पहला आपका दिया है कि भाई जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ पे नहीं है। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्र की जमीन को अब कोलतार यानी कि सीमेंट से जो है वो ढक दिया गया है। या फिर कुओं का कोई उपयोग ही नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियाँ लग गई हैं। टोटियाँ इन सेंस की जो है वो टैप्स लग गई हैं, नल लग गए हैं। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं यानी कि जो है आपके ट्यूबवेल्स वगैरह लग गई हैं और पंप्स वगैरह लग गई हैं जो पानी को जो है वो एक बटन दबा के आपके पास मिल जाएगा।
यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही दिया है कि भाई जिन झीलों में तालाबों वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ पे ये नहीं है। पेड़ों और कुओं के आसपास के क्षेत्र जहाँ पे ज़मीन अब सीमेंट से ढक गई है, जी ये बिल्कुल सही है कि अब जो है हम वो सीमेंट के जो है वो जंगल क्रिएट कर रहे हैं, सीमेंट की बिल्डिंग्स क्रिएट हो रही है, सड़क क्रिएट हो रही है, तो फिर पानी कहाँ से रहेगा। अब कुओं का कोई उपयोग नहीं करता तो ये तो रॉन्ग है। कुओं का प्रयोग आज भी बहुत जगह पे प्रचलन में है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रीति रिवाज के साथ इसका जो है वो यूज़ भी किया जाता है। और भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चलित पंप लग गए, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे देखिए आपने अगर समरसेबुल सुना होगा, ठीक है, या फिर ट्यूबवेल सुना होगा, ये सारी चीज़ें क्या है ये सब लग जाते हैं तो फिर पानी जो है वो आपके पास जो है वो मिनटों में, मतलब बोलते हैं मिनटों क्या सेकंडों में पहुँच जाता है। यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि ए ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं। इसमें से कौन सा सही नहीं था, तो यही कि भाई कुएं का उपयोग जो है कोई नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटी लगी है। टोटी कैसे लगी है भाई, टोटी जो है विद्युत मोटर चलित पंप लग गई है इसलिए टोटी लगी, तो इट डजंट मीन कि वो लोग कुएं का यूज़ नहीं करते हैं। कुएँ आज भी हैं वहाँ पर और इसका यूज़ भी होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे तो पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों। तो ये जो है वो पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। सीबीएसई के द्वारा जो पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है, या फिर इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, या फिर ये जो है वो शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, यानी कि ये जो बच्चे हैं इसे जो है वो अपने आयु वर्ग के बच्चे जो है वो परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, और इसी आयु वर्ग के जो बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखने की वजह से ही पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया है। तो एनसीएफ कहता क्या है कि एनसीएफ 2000 हमारा कहता है कि भाई इसमें सिफारिश की गई थी कि भाई पर्यावरण अध्ययन जो है इसको एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाए, यानी कि प्राथमिक स्तर पे, प्राइमरी लेवल पे विज्ञान को डिफरेंट और सामाजिक अध्ययन को डिफरेंट नहीं पढ़ाना है, अलग अलग विषय नहीं पढ़ाना है, इसको जो है वो कंबाइन करके ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल साइंस करके इस जो सब्जेक्ट है ये बना के इसको जो है वो पढ़ाना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे तो निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के विषय के संदर्भ में सच क्या है। तो कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। पर्यावरण अध्ययन के संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों के संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें एनसीएफ 2005 की, तो इसमें जो प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत रूप में सशक्त रूप से पढ़ाने पे बल दिया गया है, और इसके अंतर्गत जो कक्षा 1 है और कक्षा 2 है इसमें पर्यावरण संबंधी जो भी कौशल है ना उसको सरोकार भाषा एवं गणित के माध्यम से संबोधित करने की जो है वो संस्तुति की गई है। तो कक्षा 3rd और 4th मतलब कक्षा 3rd से लेकर 5th तक जो भी पर्यावरण अध्ययन को अलग अलग विषय के रूप में पढ़ाए जाने की यहाँ पे संस्तुति की गई है। यहाँ पे हम बात करें सही ऑप्शन की, तो ये है आपका पर्यावरण अध्ययन के संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। तो ये जो है वो इस संदर्भ में कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के विषय में जो संदर्भ सच है वो यही है कि भाई पर्यावरण अध्ययन के संबंधित मुद्दों को संबंधों का संपादन जो है वो भाषा और गणित के माध्यम से ही किया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पे थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों। तो भाई उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है, या फिर पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, या फिर बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, या फिर बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। देखिए यहाँ पे बच्चों के जो स्थानीय परिवेश के मुद्दे हैं इनसे जुड़े हुए जो भी और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पे थीम यानी कि प्रकरण को हम प्रस्तावित करते हैं, और इस किसी भी तरह के जो ज्ञान है इसको बच्चों को टुकड़ों में बांटकर नहीं सिखाते हैं, परंतु उसे जो है वो संपूर्ण एवं समग्र रूप में ग्रहण करते हैं। यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑप्शन डी की, यानी बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। अब यहाँ पे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो 2005 है इस पे आधारित पर्यावरण अध्ययन जो 3rd to 5th तक का पाठ्यक्रम है, और इसमें दी गई जो 6 विषय वस्तु थीम्स दी गई हैं एग्जैक्टली इनको जो है वो एकीकृत करके पहलू ये दर्शाती हैं।
अब पर यहाँ पे पूछा था भाई कि उपविषयों के स्थान पे थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? तो क्योंकि भाई हम जो है वो उनको होलसेल मतलब तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ाते, कोई भी चीज़ें जो है वो एक साथ गैदर करके पढ़ाते हैं, और इसीलिए जो है वो ये अंतर संबंधित समझ का उनका जो है वो विकास करे, इसलिए। निम्नलिखित में से भाई कौन सा है जो वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 थीमों में से एक नहीं है? यहाँ पे पहले बात करते हैं वो 6 थीम्स कौन सी हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं एक बार कि भाई काम और खेल, भोजन, आवास और हम चीज़ों को कैसे बनाते हैं। देखिए काम और खेल जो है ना, ये वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ 6 की थीमों में से एक नहीं है। काम और खेल जो है वो ये नहीं दिया गया, यानी कि यहाँ पे पूछा नहीं कौन सा है, तो यही आपका ऑप्शन सही है यहाँ पे। अब ईवीएस के पाठ्यक्रम को 6 विषयों में विभाजित तो कर दिया है ताकि सीखने के हर पहलू को जो है वो जन्म दिया जा सके, और प्राथमिक स्तर यानी कि प्राइमरी लेवल के लिए बच्चों के लिए ये जो है वो इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो ये 6 सब्जेक्ट्स कौन से हैं? तो पहला अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो ये है आपका परिवार एवं मित्र, जहाँ पे आपके संबंध आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, पौधे आ जाते हैं। दूसरा इसमें है आपका भोजन। तीसरा है आपका आश्रय, जहाँ पे हम निवास करते हैं या फिर कह सकते हैं आवास। चौथा है इसमें पानी, और पांचवा है यात्रा, और सिक्स्थ है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। यानी कि यहाँ पे तो ये तीनों तो दिए गए हैं, इसके अलावा जो मैंने 3 और बताए वो हैं, लेकिन कौन सा इसमें से नहीं है? काम और खेल नहीं है। 6 जो सब्जेक्ट्स है, वापस से मैं एक बार फिर बताती हूँ। पहला इसमें से जो दिया गया है वो है आपका भोजन। पहला जो दिया है वो है आपका परिवार एवं मित्र, जिसमें हम संबंध, जानवर और पौधों के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा दिया गया है भोजन। तीसरा है आश्रय, जिसकी हम आवास की यहाँ पे बात करते हैं। चौथा है पानी, और पांचवा है यात्रा, और सिक्स्थ है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये 6 टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे हम सीखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पे बल देता है, यानी कि डिस्क्रिप्शंस और डेफिनेशंस पे ही सिर्फ बल देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो है वो एकीकृत है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें पर्यावरण अध्ययन के संबंध में, तो ये जो है वर्णन और परिभाषाओं के ऊपर जो है वो बल देता है, यानी कि हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस की और डेफिनेशंस की, जिस पे ये जो है वो बल देता है। तो पहला ही उत्तर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये जो है वो सच बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम जो है वो डेफिनेशन पे कभी भी बल ही नहीं देते हैं। ठीक है, बच्चों को जो है वो रटंत ज्ञान नहीं देना है। पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वो कैसी है? एकीकृत है। और पर्यावरण अध्ययन जो है वो कैसा है? चाइल्ड सेंटर्ड है। तो इसका मोटिव क्या है? बच्चों की मानसिकता, भावनात्मकता, सृजनात्मकता, सामाजिक, शारीरिक आदि जो क्षमता है इसका क्या करना है? विकास करना है। तो बच्चों के जो वास्तविक संसार है जिसमें वो रहते हैं एग्जैक्टली, उनसे जो है वो उनको परिचित करवाना है। पर्यावरण अध्ययन की जो परिस्थितियाँ हैं और अनुभव है उसको प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वातावरण की छानबीन करने से जुड़ाने में जो है वो उनको जुड़ने के लिए सहायता करता है। और पर्यावरण अध्ययन जो है वो मुख्य लक्ष्य इनका जो है वो बच्चों को इस योग्य बनाना कि भाई पर्यावरण से संबंधित सभी मुद्दों को जानने में, समझने में, और उससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको हल करने में वो कैपेबल बन सके, सक्षम बन सके। तो ये जो है वो इसकी प्रकृति जो है वो एकीकृत भी है, चाइल्ड सेंटर्ड भी है, और इनको जो अपने परिवेश को खोजने का अवसर भी देता है। लेकिन क्या नहीं? तो ये जो है डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशंस पे जो है वो बल नहीं देता है। निम्नलिखित में से भाई क्या है ऐसा कि एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर रखना, बाहर सीखना, या फिर बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शंस दिए हैं और उसमें से हमें सेलेक्ट करना कि कौन कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका फर्स्ट तो बिल्कुल सही दिया है कि उनको जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन कराना है, बच्चों की जो है सक्रिय भागीदारिता होनी चाहिए। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना है, सिर्फ हमें शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना है। भाई शिक्षक का जो नॉलेज लेवल है उससे बच्चे को जो है वो कंपेयर करना है, ऐसा नहीं करना है। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, बट ऑफ कोर्स हमें यही सिखाना है कि बच्चे जो रियल लाइफ में क्या सीखते हैं उनसे हमको जो उनको कनेक्ट कराना है। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा को 4 दीवारी से बाहर सीखना, ये भी बिल्कुल आपका सही है। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, जी बिल्कुल भैया, उनका हम एक्सपीरियंस पूछते हैं कि भैया आपके आस पड़ोस में कैसे चीज़ें चल रही है एंड ऑल, तो वही बताते हैं, वो उनके एक्सपीरियंसेस के बेस पे हम जो है वो विद्यालय के ज्ञान को जोड़ते हैं और फिर उनको बताते हैं, है ना। रियल लाइफ से उनको जो है वो कनेक्ट करना, तो कैसे कनेक्ट करते हैं? उनके ही एक्सपीरियंसेस पूछ के उनको जो है वो
विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हद तक बिल्कुल सही है। तो ये तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चे को ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना सही बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही दिया गया है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? कक्षा निर्देशन, किस्से कहानियाँ, पाठ्यपुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं। देखिए, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने के लिए सबसे प्रभावशाली या फिर सबसे इफ़ेक्टिव हम कह सकते हैं किस्से और कहानियाँ। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बच्चे जो है सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं किस्सों से, कहानियों से। तो प्राइमरी लेवल पे पर्यावरण के अध्ययन के लिए अगर हम बात करें तो कहानी कथन विधि उपयुक्त होगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पे विद्यार्थी के रोचक तथ्यों के द्वारा जो विषय वस्तु है इसके प्रति आकर्षित हम इसे कर सकते हैं और उनके सीखने के लिए उसे हम मोटिवेट भी कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई एक शिक्षक हमेशा ही क्रियाकलापों को करने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। तो क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन का उद्देश्य डैश है। बच्चों के प्रक्रिया कौशल का आकलन, बच्चों को खोजने का अवसर देना, या फिर बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, या फिर बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो इसमें से यहाँ पे कौन से ऑप्शंस जो है वो करेक्ट दिए गए हैं? देखिए, अब जो है वो डिफ़िकल्टी लेवल पेपर्स में बढ़ चुका है, तो अब आपको जो है वो कुछ ना कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे और उसके बेस पे जो है वो आपको जो है उसमें से कौन कौन से पॉइंट्स सही है वो आपको मार्क करना रहेगा। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है, अगर मैं बात करूँ तो बच्चे की प्रक्रिया और कौशल का आकलन यहाँ पे हमको कराना है, ये भी हमारा उद्देश्य है। बच्चों को जो है वो खोजने का अवसर देना, उनको सर्च आउट करने के लिए भाई मोटिवेट भी करना, अवसर भी देना, अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। बच्चों के अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, तो जी बिल्कुल उनको हमको अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना ही है। भाई वो अभिव्यक्ति नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा एग्जैक्टली क्या चल रहा है। और बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पे विभेद करना, उनके अंदर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन कर देना कि भाई तुमसे अच्छा ये करता है, उनसे अच्छा वो करता है, ये तो हमें नहीं करना। यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हमें करना है। बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन, बच्चों के खोजनों को अवसर देना और उनकी अभिव्यक्ति का अवसर देना। यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका जिस किसी भी ऑप्शन में दिया है वो सही है, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तक और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? तो पर्यावरण अध्ययन जो है वो सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक का ही स्रोत नहीं है। ये जो है वो पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। यह जो है वो शिक्षक को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा और ये जो है वो बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए गए हैं इसी में से हमें बताना है कि भाई कौन सा जो है वो अप्रोप्रिएट है और कौन कौन सा नहीं है। अगर ये चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका ही चैनल है ये और अच्छे काम करके हर किसी को खुशी मिलती है तो ज़रूर करिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पे आंसर की। तो आंसर हमारा कहता है कि भाई पर्यावरण अध्ययन से हमें सीखने के लिए जो भी पाठ्य पुस्तक है और उसके शिक्षक ही सिर्फ स्रोत नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा बच्चे जो है वो अन्य स्रोतों की मदद लेते हैं और उसको प्रोत्साहित भी हमें करना चाहिए और इससे जो है वो पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए माता पिता और समुदायों की उपस्थिति की संभावना बढ़ेगी। और यहाँ पे साथ ही शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि जो है उनको जानने का अवसर भी मिलेगा और प्राथमिक स्तर पे पर्यावरण अध्ययन में समुदाय यानी कि इनको सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों? क्योंकि देखिए वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर जो है वो ये उपलब्ध कराता है। यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन जो आपका है, इसको सीखने के लिए सिर्फ शिक्षक ही स्रोत नहीं है। जी बिल्कुल सही है कि सिर्फ एक टीचर से ही सब कुछ सीखा नहीं जा सकता। आउटसाइड हम बोलते हैं जब से हम बॉर्न हुए तब से ही हम निरंतर लाइफ में सीखते ही रहते हैं। सेकंड भी आपका सही है कि भाई पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास ये जो है वो करेगा। और थर्ड भी आपका सही है बिल्कुल कि भाई ये जो है वो शिक्षक को बच्चों के पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। लेकिन फोर्थ जो कहता है कि बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा, तो भाई ये जो है वो सिर्फ इनके सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास नहीं करता है, ये बल्कि इन तीनों चीज़ों के लिए जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड है ये बिल्कुल यहाँ पे सही है, जो कि ऑप्शन आपके सी में दिया गया है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।